तो मेरे प्यारे दोस्तों, रात के 9 बजते मैं आज फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके सामने मेरी रचना ज्योति की अनकही जोक की एपिसोड 8 में लेकर। ये रचना की लेखिका भी मैं हूँ और इसे आपके सामने प्रस्तुत भी मैं ही कर रही हूँ। मतलब मेरी रचना मेरी जुबान। तो आगे बढ़ते हैं। साहिल अपने कमरे में जाकर एक जगह बैठकर डायरी खोलने लगा। आरती के मन में भी एक इच्छा जग चुकी थी और इसी वजह से वो भी साहिल के पास बैठ गई। जैसे ही साहिल ने डायरी खोला, डायरी खोलते ही आरती की लिखावट देखे, अरे ये तो पूरी आपकी लिखावट है। माँ की लिखावट तो आपकी लिखावट से पूरी मिलती है। और आरती की बात सुनकर साहिल थोड़ा रोमांचित हो गया। माँ की लिखावट मुझसे नहीं मिलती है आरती, मैं माँ की तरह लिखता हूँ। और डायरी में माँ के लिखे शब्दों से हाथ फेरते हुए माँ की लिखावट वो अच्छी तरह जानता था। बचपन से उसकी भी इच्छा रहती थी कि वो भी माँ की तरह ही लिखे। माँ के लिखे शब्दों में हाथ फेरते हुए आरती से हर वक्त मैं माँ से बोलता था कि माँ, मैं भी तुम्हारी तरह लिखना चाहता हूँ। और माँ की कोशिशों से आज मेरी भी लिखावट बिल्कुल माँ की तरह ही है। इस बात की मुझे काफी खुशी भी है। आरती कुछ और पूछे उसके पहले ही साहिल, आरती प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो, मैं कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। आरती साहिल की फीलिंग्स को समझते हुए उसे छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। साहिल डायरी के पन्नों पर देखते हुए माँ के लिखे शब्दों को पढ़ते हुए उसके भी आंसू बहने लगे। आंसुओं के चादर में उसे बस हर शब्द ढूंढने नजर आ रहे थे। आंखों को रगड़ते हुए वो जल्दी जल्दी आंखों को मसलता था और फिर पढ़ने लग जाता था। जब तक उसने पूरी डायरी खत्म की तब तक साहिल की आंखें नम हो फूल चुकी थी। डायरी को अपनी बाहों से कसकर दबाने लगा, जैसे कि वो आज माँ की गोद में सिर रखकर रोना चाहता हो। आज बहुत दिनों के बाद उसने माँ की महक को और उसकी स्पर्श को महसूस किया था। ऐसा लग रहा था उसे जैसे माँ उसके पास ही है। और माँ की स्पर्श को महसूस करते हुए इसी बीच उसकी आंख में लग गई। लगभग 3 बज गए थे तब भी जब साहिल ने दरवाजा नहीं खोला तो आरती दरवाजे को खटखटाते हुए साहिल को नाम से बुलाने लगी। आरती को देखकर मिस्टर शुक्ला, जो अभी भी बेकरार थे तब से जब से साहिल डायरी को अपने साथ लेकर गया था, आज वो भी साहिल के मनोदशा को समझ रहे थे। उसी जितना दर्द हो रहा था आज साहिल भी वही दर्द सीख रहा था। डायरी देखकर तो लगा था कि ये ज्योति की अंतिम डायरी है। अंतिम यात्रा जाने के पहले ज्योति क्या सोचती थी ये जाने के लिए तो मिस्टर शुक्ला भी व्याकुल थे। आरती ने साहिल और बाबूजी दोनों को ही खाने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी ने आज खाने की इच्छा नहीं जताई। मिस्टर शुक्ला जहाँ आराम पोसे में बैठकर साहिल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब डायरी हुए सौंप जाए, वहीं दूसरी ओर साहिल डायरी के आगोश में अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। आरती के बुलाने पर भी जब साहिल ने दरवाजा नहीं खोला तो मिस्टर शुक्ला, आरती साहिल को आवाज मत दो, उसे कुछ देर के लिए अकेले रहने दो। ससुर की बात को मानते हुए आरती दूसरे कमरे में चली गई जहाँ दिया खिलौने के साथ खेल रही थी। आरती दिया के साथ तो जरूर थी, लेकिन उसका मन बेचैन था, साहिल के पास पड़ा हुआ था। शाम को साहिल की जब नींद खुली तब भी वो बेचैन था। उसने दरवाजा खोला। उसे दरवाजा खोलते देख आरती कुछ पूछे उसको पहले वो अपने पापा जी के कमरे में जाकर उन्हें डायरी दे गया। साहिल को पापा के कमरे में जेते देख आरती चाय बैठाने चले गई, ये सोचकर कि साहिल चाय पिएगा। साहिल की आंखों के सूजन को देखकर मिस्टर शुक्ला सब समझ गए थे और मुझसे कुछ पूछ नहीं पाए। बस एक नजर उसे देख अपने नजरों को तेज झुका लिया और साहिल भी उन्हें कुछ कह नहीं सका। बस पापा, मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ, ये कहकर वो निकल पड़ा। उसने इंतजार भी नहीं किया कि पापा कुछ कहे और ना पापा को अपने साथ चलने के लिए कहा। जो साहिल पापा के मना करने पर भी उन्हें वॉक के लिए ले जाता था, आज वो अकेला ही चला गया। साहिल को इस तरह देख मिस्टर शुक्ला भी थोड़ा सहम गए थे। तभी आरती भी चाय लाकर शुक्ला जी को देने लगी और साहिल की चाय आरती के हाथ में ही रह गई। साहिल को इस तरह जाते देख आरती शुक्ला जी से, साहिल ने बताया कहाँ गए हो? मिस्टर शुक्ला हाथों में चाय लेते हुए, हाँ वॉक के लिए गया है, वो थोड़ा अकेले रहना चाहता है शायद। ये सुनकर आरती तो चले गई, लेकिन मिस्टर शुक्ला चाय पीते हुए बार बार डायरी की तरफ देख रहे थे। लेकिन अब भी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो वास्तविकता को जानने के लिए डायरी के पास से घिन आने लगी थी अब उन्हें खुद से। फिर चाय पीकर वो छत पर चले गए। ज्योति की याद उन्हें सताने लगी। हर समय ज्योति के पास पास रहना शुक्ला जी की आदत बनती जा रही थी। आज खुद को ज्योति के बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। रह रहकर उन्हें लग रहा था कि आज अगर ज्योति होती तो शायद साहिल को समझा पाती। साहिल के बर्ताव को सोचते हुए आज उनका मन कुछ अशांत सा होने लगा था। डायरी को खोलने की हिम्मत अब उनमें नहीं थी। बार बार आसमानों की तरफ देखते अब न जाने मन ही मन क्या क्या बुनकाने लगे थे। बहुत देर तक वो छत पर बैठे रहे। ठंडी ठंडी हवा
जो उन्हें छूकर गुजर रही थी, लेकिन मन में शीतलता उत्पन्न करने में जरूर असमर्थ थी। दिमाग और दिल दोनों की रफ्तार जैसे हर पल बढ़ रहे थे, जिन्हें शुक्ला जी भी थमाना चाहते थे, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं था। आज वो वहीं बैठे याद करने लगे कि ज्योति को भी ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका कितना पसंद आता था। जब से प्यार हुआ था तब से मिस्टर शुक्ला जी रोज ज्योति के पीछे पीछे छत तक आया करते थे। तब से उसने नोटिस किया कि ये वही समय था जब ज्योति अपने सिर के पन्नों को गिराकर अपनी केशों को अपने हाथों से सहलाती थी। शुरू में तो जब शुक्ला जी बिन बोले छत पर आ जाया करते थे तो कई बार उसे जल्दी जल्दी में पन्नू देते हुए भी देखा था उस। लेकिन एक दिन ज्योति की हिम्मत को देखकर उसने हिम्मत दिखाकर बस इतना कह पाए थे, ज्योति तुम पर ये खूनी लंबे केस बहुत जचते हैं, इन्हें यूं खुला रखा करो। और वो अपने सफेद कच्चे बालों का जीरा बनाते हुए सिर में पन्नू देने लगती है। ज्योति के चेहरे से शुक्ला जी को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। जो ज्योति कह नहीं पा रही थी उसे शुक्ला जी अब बखूबी समझ रहे थे। ज्योति को सालों की तरफ देने के बाद आज जब खीसी हुई सफेदी आ गई है तब शुक्ला जी की ये बातें ज्योति को शानदार रास नहीं आती होगी, लेकिन उस टाइम ने मुंह से उफ तक नहीं किया। ज्योति को चुप देखकर फिर से शुक्ला जी, ज्योति तुम अपनी केसों को खुला रहने दो, मैं ही चला जाता हूँ। शुक्ला जी को जाते देख ज्योति, नहीं आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती। ज्योति जाने ही वाली थी कि पहली बार मिस्टर शुक्ला जी ने ज्योति का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन पकड़ नहीं पाते थे। उसका रास्ता रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाते थे। फिर वे हिम्मत दिखाते हुए उसने एक दिन, ज्योति मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास बैठोगी क्या? अब इसी तरह अक्सर शुक्ला जी शाम को छत पर जाकर ज्योति के पास बैठ जाते। धीरे धीरे ज्योति ने शुक्ला जी के बहुत कहने पर उनके सामने पन्नू नीचे कर अपने केस को सहलाने लगी और हमेशा चांद की तरफ देखते रहने लगे। ज्योति चांद को निहारती थी और शुक्ला जी अपने उस चांद को देखते थे जिसके उनकी वजह से ग्रहण लग चुका था। रोज ज्योति का चांद की तरफ इन देखना शुक्ला जी को समझ नहीं आता था कि वो क्या देखती है। एक दिन जब ज्योति को चांद की तरफ देखते देखा तो उसने पूछ ही दिया, ज्योति तुम अक्सर चांद में क्या देखती हो, क्या बातें करती हो उससे? ज्योति ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है चांद को निहारना, बहुत कुछ सिखाया है उसने मुझे। तब ज्योति की बात सुनकर हंसते हुए मिस्टर शुक्ला, चांद भला क्या सिखलाएगा, जरा मुझे भी समझाना। तो ज्योति जो अब तक मिस्टर शुक्ला की तीखी टिप्पणी को आदी हो चुकी थी, इसीलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। फिर भी उसने, आप नहीं समझेंगे। मिस्टर शुक्ला जो समझ चुके थे कि ज्योति को उनकी बात पसंद नहीं आई। अब वो पहले मिस्टर शुक्ला नहीं थे, अब जो मिस्टर शुक्ला ज्योति के सामने थे वो तो शुक्ला जी ज्योति के आशिक बन चुके थे। और फिर आहिस्ता से, ज्योति तुम चांद से क्या बातें करती हो, मुझे भी बताओ ना, मैं भी जानना चाहता हूँ। रोज देखता हूँ तुम्हारी आंखें उससे सवाल जवाब करती है, क्या बातें होती है तुम दोनों में, आज मैं भी जानना चाहता हूँ। मिस्टर शुक्ला जी के नर्म बर्ताव को देखकर ज्योति, यही सवाल तो चांद भी मुझसे करता है। ज्योति ने चांद को देखते हुए कुछ शायराना अंदाज में ये बात कहा। चांद के सवाल ज्योति से, तू रोज बैठ मुझे निहारती है, कुछ देख होती है, शायद तू भी कुछ सोचती है, क्या है तेरे मन में जो तू उदास सी फिरती है? ज्योति ने जवाब देते हुए, चकोर के प्रेम में तू भी अधूरा सा है, पास होकर भी प्यासा सा है, मेरी का तो भी मारा है, बस तुझसे ही कुछ सीख जाती। चांद ने ज्योति के जवाब को सुनकर, क्यों ऐसा क्या है देखा तुमने मुझसे जो तू सीखने चली है? ज्योति, चेहरे में कई दाग होते हैं, सबके आंगन में फिर भी तू शीतलता चांदनी बिताता है, तुझसे ये जीने का तरीका सीखती हूँ, अधूरा होते हुए भी तू अपनी चांदनी कैसे सपन लुटाता है, बस यही तू जानती हूँ मैं, यानी यही सीखना चाहती होगा। ये बोलकर ज्योति खामोश से चांद की तरफ देखते रह जाती है। और मिस्टर शुक्ला, अरे वाह ज्योति, तुमने तो बहुत सुंदर तरीके से इसे अभिव्यक्त किया है, तुम क्या ऐसे ही चांद से बात करती हो हर रोज? ज्योति ने इसका जवाब तो नहीं दिया, बस शुक्ला जी की तरफ एक नजर जरूर बढ़ के देखी और फिर चांद को देखने लगी। ज्योति ने उस चांद को देखते हुए जो कहा था उस बात को सोचते हुए, अब शुक्ला जी, ज्योति ने उस दिन कहा था, शुक्ला जी तब उसकी गहराई को माप नहीं पाए थे, लेकिन आज वो चांद की तरफ देखते हुए इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। अपनी दर्द को ज्योति ने तब भी कहा था शायराना अंदाज में, लेकिन तब तो शुक्ला जी की समझ से परे था ये सब। ज्योति ने अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स को प्रकाश किया था पहली बार उनके साथ, तब जिसे समझने में मिस्टर शुक्ला असमर्थ रहे। आज छत पे ज्योति के चांद में वो खुद के चांद को देखने की उम्मीद से
बस एक टक चांद को ही निहारे जा रहे थे, ठीक जैसे ज्योति निहारती थी चांद को, जैसे उससे बातें करती थी। आज मन ही मन खुद भी चांद से बातें करने लगे थे मिस्टर शुक्ला। बहुत देर तक छत में टहलने के बाद जब नीचे गए तो साहिल नजर नहीं आ रहा था, तो उसने फिर आरती से पूछा, आरती, साहिल आया क्या? आरती रोटी बनाते हुए, नहीं पापा, अभी तक तो नहीं है। मैंने फोन भी किया था उन्हें, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है उनका मोबाइल। मिस्टर शुक्ला जी को अब टेंशन होने लगे थे। वो भी साहिल को खोजने के लिए बाहर जाने लगे। 10 बजने को आए थे, लेकिन साहिल अभी तक घर नहीं आया। 15-20 मिनट घर के पास से शुक्ला जी चक्कर लगाने लगे। इसके पहले साहिल इन बिन बताए कभी नहीं गया था। घर के प्रति जो भी जिम्मेदारी थी उसने इन बखूबी पालन किया था। रोटी बनाकर आरती भी दिया के साथ घर के दहलीज के सामने खड़ी होकर साहिल की प्रतीक्षा करने लगी। क्या साहिल घर आएगा? क्या साहिल शुक्ला जी को माफ कर पाएगा? सवाल आपके मन में भी तो जरूर उठ रहे होंगे। तो बताइए, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कल मिलते हैं